इंटरव्यू में अमित शाह जी ने बोला है कि जेपीसी में जाएगा, जेपीसी में चर्चा होगी, जेपीसी में सारे पार्टियों के लोग हैं, तो उसमें आप बात उठाइए, चीजें होंगी। नहीं, आप मेरे पास आए तो मैं बोल रहा हूं ना, पार्लियामेंट में हमने ये कहा, जेपीसी में नहीं मालूम मैं मेंबर बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, स्पीकर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमको बनाइए, हम ये रखेंगे, मगर जेपीसी में जाएगा जरूर। वो तो लिखा हुआ था एजेंडे में कि इसको पार्लियामेंट की कमेटी को रेफर किया जाएगा, मगर ये जो हमारे एप्रीहेंशंस हैं इसका क्या होगा बताइए, उसका क्या करेंगे आप? भाई महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में आपने देख लिया क्या हुआ, हमारे एमएलएस को तोड़ दिया गया, बिहार में 4 एमएलएस चले गए, फिर आप कर्नाटका में क्या हुआ, हर जगह ऐसे ही हो रहा है। आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इंडिपेंडेंट कर दीजिए, इसमें कोई सरकार का रोल नहीं होगा, उनके अपॉइंटमेंट में पुलिस फोर्स में नहीं होगा, इंडिपेंडेंट कर दीजिए ना। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इसमें नहीं आती क्या? फिर बताइए आप, इसमें भी आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो अब आप यूएपीए में डाल देंगे किसी को, यूएपीए लगा दिए, बीएनडबलएस के और पीएमएलए के कई सेक्शंस हैं, आप डाल दीजिए, आराम से बैठिए, 30 दिन नहीं 3 महीने बेल नहीं होगी, 3 महीने बेल नहीं होगी। जब क्या करेंगे आप? अच्छा, आपको केस लगाने की जरूरत, डिटेन कर लीजिए आप, डिटेन के पावर्स हमारे हमने बीएनडबलएस में है, बीएनएस में है, डिटेन कर लीजिए, 30 दिन चला गया वो। ये बात समझने की जरूरत है सर। एसआईआर का मुद्दा अभी भी चंद्रबाबू नायडू हो या फिर बाकी जिस तरीके से दिल्ली गिरफ्तारियां भी हुई है और काफी लंबे समय तक भी वो भी जेल में रहे, आपको क्या लगता है कि उनकी नहीं, अगर चंद्रबाबू नायडू को आज पकड़ लिए, जैसा जगन के दौर में उनको पकड़ा गया था, तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे ना। अच्छा, वो केस आज भी उनके ऊपर है, वो केस चल रहा है, अगर फर्ज करिए उनकी बेल कैंसिल हो गई और वो 30 दिन जेल में रहे तो क्या होगा? नायडू जी तो चले गए, टाटा बाय बाय हो गए वो। तो ये चीजें हैं ना, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। भाई आप ये बताइए कि कोई चीफ मिनिस्टर जनता को जवाब दे रहेगा या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जवाब दे रहेगा? मेरी जवाबदेही जनता से रहेगी। और ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रेव वायलेशन है। एग्जीक्यूटिव चाहता है कि लेजिस्लेचर कंट्रोल करे। देखिए, अगर कोई मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री को या तो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट रूल लगा सकते, या फिर उस विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटा सकते आप। यहां तो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज कर देंगे काम, नो कॉन्फिडेंस की भी जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंशियल प्रोमोगेशन की भी जरूरत नहीं है। तो ये अनइलेक्टेड डिक्टेटरशिप हो जाएगी, फिर ये तो पोलिस स्टेट बन जाएगा। इसीलिए मैंने पहले कहा, आज भी कह रहा हूं, ये हमको याद दिलाता है 1933 में जब गेस्टापो बना था, पुलिस स्टेट हो जाएगा पूरा। अगर कोई मुख्यमंत्री अगर किसी अधिकारी से कहेगा कि भाई आप हमारे ये गारंटीज है या कुछ है, हमने जनता को प्रॉमिस किया, वो नहीं करेगा, बोले आप कौन होते? तो फिर मेरी जवाबदेही किसको है? चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर जवाबदेही जनता को नहीं चाहिए। थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है, ये डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता है। तो इसलिए हम इस बिल्स की मुखालिफत की है। सर, एसआईआर का मुद्दा अभी भी है, चुनाव, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, आपकी पार्टी। देखिए, मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट किया कि 2002-03 में जब 7 प्रदेशों में उस वक्त एसआईआर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाया था, वो 243 डेज तक चला। आज का एसआईआर सिर्फ 97 डेज, आप समझ लीजिए। और दूसरा क्या है कि वो उसमें कोई सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं पूछा गया उन लोगों को जिनका ऑलरेडी नाम वोटर लिस्ट में है। तीसरा, उसमें एपिक कार्ड को बड़ी सेंट्रलिटी दी गई थी। आज आप इस पूरे एक्सरसाइज को सिर्फ 97 डेज में कर रहे हैं। यही इलेक्शन कमीशन ने 2002-03 में, और आज आप 11 डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, जब तो कुछ नहीं पूछा आपने। कैसे होगा बताइए? और आखिरी बात, नाम, जिन लोगों के नाम नहीं आए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज चेक करेंगे, मगर पूरी जिम्मेदारी तो ईसीआई की है ना, एक्सरसाइज तो ईसीआई कर रहा है। और हमको इस बात का पूरा एप्रीहेंशन है, बल्कि यकीन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो आप उनके डॉक्यूमेंट्स, मेमोज देखेंगे, उन्होंने कह दिया बीएलओ को कि अगर आप 3 मरतबा गए और वो नाम नहीं मिला आपको, तो एईआरओ और ईआरओ उस शख्स को
फॉरेनर्स सिटीजनशिप एक्ट 1950 में आप उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भिजा सकते हैं। ईसीआई का कोई मैंडेट नहीं है सिटीजनशिप चेक करने का, ये तो मिनिस्ट्री होम अफेयर्स का है। तो यही चीजें हमको परेशान कर रही हैं। सर एक चीज, आप एक सियासतदान हैं, एक पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं और एक लॉ मेकर भी हैं। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया जा रहा है, निशाना भले ही केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी है, लेकिन जिस तरीके से इमेज को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन की, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और देखिए, मैं जितने आपके सवाल का जवाब दिया, मैं इलेक्शन कमीशन के सामने गया, हमारे अध्यक्ष बिहार के अख्तर ईमान साहब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशनर हैं। क्या हमने अपनी जबान से ऐसा कुछ कहा है? तो हम नहीं, दूसरों का मत पूछिए, आप मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगा। आप दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, वो मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि बतौर सियासतदान, बतौर एक पार्टी प्रमुख, बतौर लॉ मेकर, आप देखिए, एक बात याद रखिए, चाहे इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या उनके कमिश्नर्स हो या हम जैसे पॉलिटिशियन हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो, हर एक का इकबाल होता है। उस इकबाल को बरकरार रखने की जरूरत है। हर दो को, सिर्फ एक को नहीं, हर दो को अपना इकबाल बरकरार रखने की जरूरत है। सर, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किए, क्या इशू था, क्या? नहीं, देखिए, वो जो अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की जानें चले गई, जो गणेश की मूर्ति को लेकर जा रहे थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि जितने तार हैं इलेक्ट्रिक पोल्स को निकाल देंगे। फिर हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट का भी कोई फैसला। हमने उनसे कहा कि सर, आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए ताकि वो उस तमाम जो अनयूज केबल्स है उसको निकाल देंगे और हाइट 15 फीट पर रखेंगे। तो डिप्टी सीएम ने कहा कि हमने उनको पहले 1 साल का टाइम दिया था, इन्होंने काम नहीं किया। हमने फिर से उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अब ये लोग जो टाइमलाइन आप देंगे, वो सब जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने मेन रोड पे लाइन्स को सही कर लिया, बाई लेन्स में और स्लम्स में हमको करना है। हमने डिप्टी सीएम साहब को बताया कि इसकी वजह से जो घर में बैठकर हमारी खवातीन, महिलाएं काम करती हैं, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, स्टूडेंट्स को तकलीफ हो रही है, ट्रेडर्स को तकलीफ हो रही है, बहुत से लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है। तो हमने कहा कि इन द लार्जर इंटरेस्ट, आप पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में इनको एक आखिरी मर्तबा एक मौका दीजिए, टाइमलाइन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ के क्या कर सकता हूं, देखकर उस पर एक्शन लूंगा। सर जी, एक सवाल और, ये आरजेडी नेता जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनकी तरफ से एक वादे बयान आया है कि हिंदू भाइयों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, सेक्युलरिज्म क्या है, संविधान क्या है। और उन्होंने ये भी कहा कि बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे दुश्मनों को जो है एक साथ होना होगा। क्या इशारा उनकी तरफ से दिया जा रहा है छोटे दुश्मनों को एक साथ? नहीं, अब्दुल बारी साहब पिछला असेंबली चुनाव क्यों हार गए, वो बता दिए ना, बिहार की जनता को बता दें। उनके खिलाफ जेडीयू का कोई यादव कैंडिडेट जीत गया था, वो क्यों हार गए, अब वो बता दें कि वो कौन उनसे दुश्मनी किया। अब ये देखिए, चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई हम क्या, कोई ये हम पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, अपोनेंट को हराना है। अब ये जो अब्दुल बारी एक सीनियर सियासतदान है, अब वही आपके सवाल का बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। उन्होंने तो एक मरतबा कह दिया था कि मैंने अपने बच्चे से कहा कि भारत को वापस मत आओ, कहा था ना उन्होंने कहा था ये बात, फिर ये भी कह रहे हैं। तो नहीं मालूम, वो बड़े अक्लमंद और पुराने सियासतदान हैं, वो आपके सवाल का अच्छे तरह जवाब दे पाएंगे। आपकी तरह स्पोर्ट्समैन भी है। हाँ, आपकी तरह स्पोर्ट्समैन भी है। देखिए, स्पोर्ट्समैन होना अलग अलग है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होना चाहिए। तो एक सवाल, ये राइटर बालू मुश्ताक जो है वो इनॉग्रेट करने वाले मैसूर, मेरे को नहीं मालूम इस बारे में। थैंक यू। सर, 130वां जो संविधान संशोधन बिल को लेकर जो बात चल रही है, अपोजिशन प्रोटेस्ट भी कर रहा है, क्या है? नहीं, देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, राइट? चाहे वो आईटी के हों, ईडी के हों, सीबीआई के हों। तो जब तक इनका इंडिपेंडेंटली अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये सस्पिशन, ये क्वेश्चंस बराबर अराइज होंगे कि ये सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं।
ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यूपीए के टाइम पे वैसे ही था, अभी भी ऐसे ही है। हमारी पुलिस फोर्स को देख लीजिए आप, एक एसआई के पोस्टिंग से लेकर डीजीपी तक हर पॉलिटिशियन के रिकमेंडेशन पे या तो उसकी कास्ट के ग्राउंड पे होता है, रिलीजन ग्राउंड पे होता है। तीसरी बात यह कि हमने संविधान में यह कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी गाइडेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आर्टिकल है संविधान में। ये प्रपोज बिल ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। कैसा, ये तो क्लैश हो रहा है ना उस आर्टिकल से। दूसरी बात यह है कि अब रियलिटी को एक्सेप्ट करिए, कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकेगा? बताइए आप। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो पीवी नरसिम्हा राव को कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन सामने जाना पड़ा, मगर रिजाइन नहीं किया वो। अब यहां पर करना क्या है? गवर्नर, आप सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। गवर्नर अगर के राज में सिर्फ 4 या 5 मिनिस्टर्स को आप अरेस्ट कर लीजिए, सरकार गिर गई, सरकार बचेगी नहीं ना। तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? यूनियन टेरिटरी में तो पूरा होम डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। पूरा होम डिपार्टमेंट जो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, चाहे वो पुडुचेरी हो, दिल्ली हो, अब आप JNK ले लीजिए। तो फिर इंडिपेंडेंस कहां रहा? आप तो कंट्रोल करेंगे ना इनको सर। लेकिन जिस किसी तोते को आपको पकड़ना है या किसी पिंजरे में डालना है, तो ये खुद आपके कंट्रोल में रहेंगे, वो पिंजरे में पड़ जाएंगे। सिर्फ 4 या 5 मिनिस्टर को पकड़ लीजिए, गया गवर्नमेंट चले गई, सरकार चले गई। लेकिन तो नहीं, सुनिए, आप इन तमाम चीजों को इंडिपेंडेंट कर दीजिए जिसमें कोई सरकार का रोल नहीं रहेगा, उंगली नहीं उठेगी ना आप पे। अगर आप वाकई में मोरालिटी की बात कर रहे हैं, तो जब मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो ये भी कानून डाल दीजिए कि जिस किसी को पकड़ा जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्टी में शामिल नहीं होगा। डाल दीजिए आप, इसको क्यों नहीं डालते आप? out his valuable time to attend this conference, and it also tells how seriously the state government of Odisha is taking civil aviation. In fact, I have to also share that I am very, very proud to be sharing the dais with such young leaders of the country who are making the country proud. And if you see, right from the Chief Minister, who is a very young person, and the People's Chief Minister today of Odisha, doing excellent work in taking the state forward. And then we have our Honorable Minister of State, Muralidhar Moholji, who comes from a very ordinary family. In fact, his father used to work a very small job in cooperative, and now he is the Minister of State for Cooperatives. So such a proud moment for all of us. And then we have the Minister from Chhattisgarh, who has been a bureaucrat for 13 years, a IAS officer, a distinguished officer who have achieved a lot. But then for public service under the leadership of our Honorable Prime Minister, he has come into this side of the coin and now doing excellent work. And also Bibhuti ji, even though he might not come directly under the young network, but we are considering him because he is a bachelor. That is what our CM also has been saying, that because he is bachelor in our country, some people consider themselves young, so we will take you into that network. So it is a very young dais here that we are seeing today. And all this because of the vision of one person, that is our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. He has created this new country where the youngsters, he feels that they have to be given the opportunity to lead, and this is a great example of that vision today that we are seeing. And over the last 11 years, civil aviation as India has springboarded in both growth and transformation, with doubling up of our infrastructure in the last 11 years, right from Viksit Bharat that we have envisioned to Viksit Aviation. In 2014, just like how our MOS has said right now, from 74 airports, in 11 years we have went up to 162 airports. And in these 11 years, the way we have added these 88 airports is that one new airport every 45 days.
No other country in the world has seen this kind of transformation in civil aviation. It has been only possible in our country. Today, 4.6 lakh people fly domestically every year compared to 1.8 lakh in 2014. And in 2024, India recorded 24 crore passengers, which is more than the domestic air traffic in the last 65 years put together. In 1 year alone, we have crossed 24 crore passengers. And by 2030, we expect this number to be crossing 50 crore passengers. That is the potential that we have in civil aviation today. And also the growth rate that we have seen is more than 7.4% year-on-year growth that we are seeing. And our aircraft fleet also joins in telling the success that we had, where it was around 400 aircrafts in 2014. We have 800 and odd now in our aircraft fleet. And with an average fleet age of 7.3 years, we have one of the youngest and most fuel efficient fleets in the whole world as compared to the global average of 14.8 years. This is the story of India's aviation, story of India's flight, from airstrips to airports, from connectivity to capability, from elite to inclusivity, and from Hawai Chappal to Hawai Jahaj. This is the transformation that we are seeing today. And the most important thing in this transformation is the revolutionary scheme UDAN, Ude Desh Ka Aam Nagrik. Our Minister Vibhuti ji has also mentioned how today everyone is getting connected with aviation because of this revolutionary scheme. And since I've taken charge in ministry, and we have seen that more than 50 new UDAN routes have been added into our daily routes schedule. So over the last 8 years since the beginning of UDAN, there has been a lot of inclusivity happening. More and more tier 2, tier 3 cities have been making their own airports and connecting the length and breadth of this great country. And till date, 92 airports have been connected under UDAN scheme, and 637 routes have been operationalized, bringing air connectivity to places that were previously off the aviation map. And some of these places you would never imagine that the people there also thought it was impossible to have an airport there. Those kind of places where there were small airstrips, we have picked up those places. Either we converted the airstrips into airports, or either we have made greenfield airports there. And we have seen tremendous success in those regions also. And not only this, this was UDAN 1.0 that we are talking about. The kind of success we have seen, the Honorable Prime Minister has given a go-ahead for 10 more years of modified UDAN. This I am mentioning it here because the states consider it to be revolutionary, the industry considers it to be revolutionary, and all the stakeholders involved, they were all looking forward to an extended UDAN scheme. And that is what we are promising to you all today, that we are going to extend the UDAN scheme. And whatever little bit challenges, Usha ji has also mentioned in the presentation that there were small challenges or small gaps which were needed to be addressed. And we are taking care of all of them. We are taking proper feedback from each and every stakeholder involved, right from the passenger to the airline operator to the airport operator, and from the ministry, from the state governments, combining all of them. And we are going to come out with an output which is going to be one of the best schemes the aviation has ever seen in this country and even in the world. And so we are going to do it for the next 10 years, the modified scheme. We are going to add 120 new destinations through that scheme, especially in the hilly and the northeastern states. And also, our vision is to connect 4 crore people to this through this UDAN scheme in the country. And the dream of flying will no longer be just limited to the elite. It will be inclusive, it will be for all. It has been happening for the last 11 years, but this is now stopping for us. This is just the beginning for us. We have just laid the foundation today. And today we have a much bigger goal. We are aiming for Viksit Bharat 2047. And to do that, right from 162 airports what we have today, we want to achieve 350 airports by 2047. And it is with that vision that we are going forward. And in this vision of Viksit Bharat 2047, how do we achieve it? How do we get to that 350 airports? We have done a lot of discussion within the ministry. And especially in the last 1 year of me being the minister, I have observed that whenever any state chief minister has been coming to Delhi for different subjects,
he has made sure that he comes to Ministry of Civil Aviation because that is the importance civil aviation has for the states also today. They have been coming to the ministry, they have been discussing on wide range of issues. They want to develop the air connectivity in their own state. They want to develop the airports. They want to create more jobs in the aviation sector, and they want to connect their own state with the rest of the country and with the rest of the world. And with that passion, the chief ministers have been coming to me, meeting me and discussing their problems. That is when we got the idea that the civil aviation is no longer a central subject. It is moving along. It is going much deeper into the country. It is trying to reach, it is trying to spread its wings and reach out to the most common man in the country. So we thought, why don't we have the outreach program? Why don't we go to the states? Just like how chief ministers are coming to Delhi, it is time when the ministers move out of Delhi and go to the states itself. And that has given the birth of this regional conference, the idea for the regional conference. And through that, we have had the first Northern Conference in Uttarakhand. We had it in Dehradun, and the Honorable Chief Minister there, Pushkar Singh Damiji, attended. Great success. The states appreciated. There was huge participation from all the states. The ministers themselves came and talked about all the issues. Then we had the Western Conference in Mumbai. Devendra Fadnavis ji, he was present there. He was discussing about the issues of Maharashtra and all the states like Gujarat. Everyone participated. And now the Eastern Conference, I'm very happy to say, with the support of Government of Odisha, that we are having it in the historic city of Bhubaneswar. We are equally proud that we are hosting it here in the state of Odisha and in the city of Bhubaneswar. And now, with this regional conference, the Eastern Regional Conference, we want to reach out to the states. We want to give them an additional platform. We want to give them the confidence that the Ministry of Civil Aviation is keenly listening and wants to handhold the states to improve their civil aviation network and to go forward in a much stronger way for the future. And we have also seen that the way the civil aviation sector has been growing. I want to just give you a number from the recently concluded monsoon session. In the just concluded monsoon session of Parliament, 25% of all start questions in the Lok Sabha and Rajya Sabha combined were on civil aviation itself. And in contrast, if you look at that decade ago in 2013, only 7% of questions were related to civil aviation. See how 25%, just one ministry, one department. There are around 50 to 60 departments in the Parliament, and all the people are asking for civil aviation questions. So the interest of the members of Parliament also. Now you see, I was also a MP for the last 10 years. The interest comes when the people are demanding something regarding that network. So you see that when the MPs also are actively asking, it means that the people are asking these questions to them. That is why they are putting these questions in the Parliament and trying to find out the information. Now my dear friend Om Prakash ji was also sharing that aviation is out of the political spectrum right now. It is not considered to be the priority in the political way of doing things. But I am very sure with the way the Parliament is functioning and the way they are asking questions, very soon the civil aviation sector is also going to be on the manifesto. Wherever you go, even if it is the remotest village, the people there will be asking that when are you going to have an airport or a helicopter operation near us, and when are you going to connect us to the rest of the country and to the rest of the world. This is going to be a reality in the coming days and the coming future. And how to make it a reality is the responsibility that is laid out on all of us. Right from the Ministry of Civil Aviation to the states and all the stakeholders, we have to collectively think about all the new innovative ideas that are required. Now, civil aviation is a very progressive sector. It is a global sector. And here, there needs to be a lot of collective, broad thinking that needs to happen so that we can cater for the exclusive needs and the tailor-made solutions for all the remotest parts of the country. And now, through this regional conference, we are going to discuss with all the states, whatever kinds of issues they have, we are going to discuss them deeply and thoroughly. And I can assure you that it is not just me and Moholji who have come here. Our whole team from the ministry has come here. Even if you come to Delhi, our rooms might be smaller to meet. You can call only 3 or 4 or 5, 6 people. But here we have got 20, 30 people, all the departments, right from the airports, joint secretaries, name it, all the divisions, all the important departments, everyone is here. Because when we come here to talk to you, we thought that it has to be the whole team that comes here, sits here,
and we have a very detailed and very thorough discussion with the states. So it is with that seriousness also we are taking up this thing. And now some important concepts that we want to do from the Ministry of Civil Aviation. The whole point is, one, to reach out to the states and hear from you. And the other side of it is, what are we trying to do from the Ministry of Civil Aviation point, and how do the states need to come aboard? And very much the states are also following that line. And the most important thing is, how do we increase our airport network? This is a much talked about thing, and this is also a plan of our Honorable Prime Minister, that the airstrips that we have around 450 airstrips lying vacant, lying unoperationalized across the country. And some of them can be immediately made into airports. And how do we do that? Only with the help of the state government. And with this kind of support, if it comes from the state government, we can do wonders and convert all the airstrips which have been lying vacant into these useful airports. And earlier, airport used to be classified as airport itself. And airport, when we think about it, it was a huge parcel of land, right from 1,000 acres to 2,000 acres. And one of the biggest airports, it goes up to 4,000 to 5,000 acres. But we thought India is such a vast country. India is a country with different demographic dividend, with different demographic background, with different geographical background. You can't just go with a single blanket rule for all the airports across the country. So now we have created a model. We have created an SOP that airports will not just be airports. Airports will be mega airports, airports will be medium airports, airports will be small airports, airports will be cargo airports. So when you get this streamlining, when you get this categorization done, that is when you can have this hub and spoke model of airports. That's when you can have these satellite airports. That is where you can see where is the area which is not covered by any airport, and how do I offer that air connectivity, and maybe I'll have a heliport. So it is with this idea we are categorizing the kind of airports that we see across the country. Because the moment you say, I want to build an airport and I want to get 1,500 to 2,000 acres, it is a very difficult idea to start with. In some of the areas where there are very remote areas or a tier 3 city areas, you see that in the next 15, 20, 30 years, you won't see international operations happening from that area. So maybe wide body is not required there. The more important thing is, how do you streamline the ATR operations? How do you streamline a 90-seater, a 100-seater or a 120-seater operations from there? So how exactly can I cater that airport for that needs of those catchment area? So now we have created the SOP of this airports, which is also going to help for the states to plan what kind of airports it wants to build and immediately operationalize the sufficient airports that we have. And one more important thing that we are doing from the ministry is that every time the state sends a proposal, that please look into the feasibility study of this area, can we do it into an airport or not? We very conveniently put forward a bill saying that you need to pay so much amount so that our team can come and do the feasibility study. We are going away with it. Now any state who comes for this, we are saying that 2 airport studies can be done without any cost. We are going to assist them so that this creation of new airports is a continuous activity. They shouldn't be any kind of a roadblock for them saying that, okay, if we want to call them, then we need to pay, we need to do the study. So let us restrict ourselves to doing only these specific areas. So for that, regular states, we are doing 2 per year, and for the northeastern states and the hilly states, we are doing 4 per year, so that the air connectivity reaches to each and every one, and robustly we look into creating more airports. And on top of that, we have the FTO network also. And I'm very happy the government of Odisha has entered into an MOU for the FTO. And this is a requirement. This is a realistic and a practical requirement in the country. Every plane that comes into operation requires around 30 pilots, 20 to 30 pilots on average. And more than the pilots, they will need maintenance engineers, they will need ground handling staff. There are numerous different variety of jobs that are created under the operations of a plane. And how do you get these guys to the required number of people that are there, right from the pilots to the engineers and everything? So only thing is, you need to create more and more FTOs in the country, and there is a scope for that also. We have liberalized our airport laws also so that more people can come and establish these FTOs across the country. Geographically, there are some areas which are more favorable for these FTOs also, and I'm sure Odisha is also one state.
Chhattisgarh is also one state which can do that. So they have to actively pursue with the industry and with the respected stakeholders so that they come and establish this FTOs. I'm saying there is a huge demand. इंडिपेंडेंटली अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये सस्पिशन, ये क्वेश्चंस बराबर अराइज होंगे कि ये सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यूपीए के टाइम पे वैसे ही था, अभी भी ऐसे ही है। हमारी पुलिस फोर्स को देख लीजिए आप, एक एसआई के पोस्टिंग से लेकर डीजीपी तक हर पॉलिटिशियन के रिकमेंडेशन पे या तो उसकी कास्ट के ग्राउंड पे होता है, रीजन ग्राउंड पे होता है। तीसरी बात यह कि हमने संविधान में यह कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी गाइडेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आर्टिकल है संविधान में। ये प्रपोज बिल ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। कैसा, ये तो क्लैश हो रहा है ना उस आर्टिकल से। दूसरी बात यह है कि अब रियलिटी को एक्सेप्ट करिए, कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकेगा? बताइए आप। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो पीवी नरसिम्हा राव को कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन सामने जाना पड़ा, मगर रिजाइन नहीं किया वो। अब यहां पर करना क्या है? गवर्नर, आप सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, गवर्नर अगर के राज में सिर्फ 4 या 5 मिनिस्टर्स को आप अरेस्ट कर लीजिए, सरकार गिर गई, सरकार बचेगी नहीं ना। तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? यूनियन टेरिटरी में तो पूरा होम डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। पूरा होम डिपार्टमेंट जो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो पुडुचेरी हो, दिल्ली हो, अब आप JNK ले लीजिए। तो फिर इंडिपेंडेंस कहां रहा? आप तो कंट्रोल करेंगे ना इनको। सर लेकिन जिस किसी तोते को आपको पकड़ना है या किसी पिंजरे में डालना है, तो ये खुद आपके कंट्रोल में रहेंगे, वो पिंजरे में पड़ जाएंगे। सिर्फ 4 या 5 मिनिस्टर को पकड़ लीजिए, गया गवर्नमेंट चले गई, सरकार चले गई। लेकिन तो नहीं, सुनिए, आप इन तमाम चीजों को इंडिपेंडेंट कर दीजिए जिसमें कोई सरकार का रोल नहीं रहेगा, उंगली नहीं उठेगी ना आप पे। अगर आप वाकई में मोरालिटी की बात कर रहे हैं, तो जब मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो ये भी कानून डाल दीजिए कि जिस किसी को पकड़ा जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्टी में शामिल नहीं होगा। डाल दीजिए आप, इसको क्यों नहीं डालते आप? ये सब चीजें करिए ना, आपकी इंटेंशन, आपकी नेक नियति जाहिर हो जाएगी। सर जेपीसी का रास्ता खुला है। अभी हमारे एडिटर इन चीफ के इंटरव्यू में अमित शाह जी ने बोला है कि जेपीसी में जाएगा, जेपीसी में चर्चा होगी, जेपीसी में सारे पार्टियों के लोग हैं, तो उसमें आप बात उठाइए, चीजें होंगी। नहीं, आप मेरे पास आए तो मैं बोल रहा हूं ना। पार्लियामेंट में हमने ये कहा, जेपीसी में नहीं मालूम मैं मेंबर बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, स्पीकर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमको बनाइए, हम ये रखेंगे, मगर जेपीसी में जाएगा जरूर। वो तो लिखा हुआ था एजेंडे में कि इसको पार्लियामेंट की कमेटी को रेफर किया जाएगा। मगर ये जो हमारे एप्रीहेंशंस हैं, इसका क्या होगा बताइए? उसका क्या करेंगे आप? भाई महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में आपने देख लिया क्या हुआ। हमारे एमएलएस को तोड़ दिया गया, बिहार में 4 एमएलएस चले गए। फिर आप कर्नाटका में क्या हुआ? हर जगह ऐसे ही हो रहा है। आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को इंडिपेंडेंट कर दीजिए, इसमें कोई सरकार का रोल नहीं होगा, उनके अपॉइंटमेंट में पुलिस फोर्स में नहीं होगा, इंडिपेंडेंट कर दीजिए ना। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इसमें नहीं आती क्या? फिर बताइए आप, इसमें भी आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो अब आप यूएपीए में डाल देंगे किसी को, यूएपीए लगा दिए, BNSS के और PMLA के कई सेक्शंस हैं, आप डाल दीजिए, आराम से बैठिए। 30 दिन नहीं, 3 महीने बेल नहीं होगी, 3 महीने बेल नहीं होगी। जब क्या करेंगे आप? अच्छा, आपको केस लगाने की जरूरत, डिटेन कर लीजिए आप। डिटेन के पावर्स हमारे हमने BNSS में है, BNS में है, डिटेन कर लीजिए, 30 दिन चला गया वो। ये बात समझने की जरूरत है। सर SIR का मुद्दा अभी भी चंद्रबाबू नायडू हो या फिर बाकी जिस तरीके से दिल्ली गिरफ्तारियां भी हुई है और काफी लंबे समय तक भी वो भी जेल में रहे, आपको क्या लगता है कि उनकी नहीं, अगर चंद्रबाबू नायडू को आज पकड़ लिए
जैसा जगन के दौर में उनको पकड़ा गया था, तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे ना। अच्छा, वो केस आज भी उनके ऊपर है, वो केस चल रहा है। अगर फर्ज करिए उनकी बेल कैंसिल हो गई और वो 30 दिन जेल में रहे तो क्या होगा? नायडू जी तो चले गए, टाटा बाय बाय हो गए वो। तो ये चीजें हैं ना, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। भाई आप ये बताइए कि कोई चीफ मिनिस्टर जनता को जवाब दे रहेगा या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जवाब दे रहेगा? मेरी जवाबदेही जनता से रहेगी। और ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रेव वायलेशन है। एग्जीक्यूटिव चाहता है कि लेजिस्लेचर कंट्रोल करे। देखिए, अगर कोई मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री को या तो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट रूल लगा सकते या फिर उस विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन हटा सकते आप। यहां तो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज कर देंगे काम, नो कॉन्फिडेंस की भी जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंशियल प्रोमलगेशन की भी जरूरत नहीं है। तो ये अनइलेक्टेड डिक्टेटरशिप हो जाएगी, फिर ये तो पोलिस स्टेट बन जाएगा। इसीलिए मैंने पहले कहा, आज भी कह रहा हूं, ये हमको याद दिलाता है 1933 में जब गेस्टापो बना था, पुलिस स्टेट हो जाएगा पूरा। अगर कोई मुख्यमंत्री अगर किसी अधिकारी से कहेगा कि भाई आप हमारी ये गारंटीज है, कुछ है, हमने जनता को प्रॉमिस किया, वो नहीं करेगा, बोले आप कौन होते? तो फिर मेरी जवाबदेही किसको है? चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर जवाबदेही जनता को नहीं चाहिए। थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है, ये डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता है। तो इसलिए हम इस बिल्स की मुखालिफत की है। सर, एसआईआर का मुद्दा अभी भी है, चुनाव बिहार में चुनाव होने वाले हैं, आपकी पार्टी। देखिए, मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट किया कि 2002-03 में जब 7 प्रदेशों में उस वक्त एसआईआर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाया था, वो 243 डेज तक चला। आज का एसआईआर सिर्फ 97 डेज, आप समझ लीजिए। और दूसरा क्या है कि वो उसमें कोई सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं पूछा गया उन लोगों को जिनका ऑलरेडी नाम वोटर लिस्ट में है। तीसरा, उसमें एपिक कार्ड्स को बड़ी सेंट्रलिटी दी गई थी। आज आप इस पूरे एक्सरसाइज को सिर्फ 97 डेज में कर रहे हैं। यही इलेक्शन कमीशन ने 2002-03 में, और आज आप 11 डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, जब तो कुछ नहीं पूछा आपने। कैसे होगा बताइए? और आखिरी बात, नाम जिन लोगों के नाम नहीं आए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज चेक करेंगे, मगर पूरी जिम्मेदारी तो ईसीआई की है ना। एक्सरसाइज तो ईसीआई कर रहा है। और हमको इस बात का पूरा एप्रीहेंशन है, बल्कि यकीन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो आप उनके डॉक्यूमेंट्स मेमोज देखेंगे, उन्होंने कह दिया बीएलओ को कि अगर आप 3 मरतबा गए और वो नाम नहीं मिला आपको, तो एईआरओ और ईआरओ उस शख्स को फॉरेनर सिटीजनशिप एक्ट 1950 में आप उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भिजा सकते। ईसीआई का कोई मैंडेट नहीं है सिटीजनशिप चेक करने का, ये तो मिनिस्ट्री होम अफेयर्स का है। तो यही चीजें हमको परेशान कर रही हैं। सर, एक चीज, आप एक सियासतदान हैं, एक पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं और एक लॉ मेकर भी हैं। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया जा रहा है, निशाना भले ही केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी है, लेकिन जिस तरीके से इमेज को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन की, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और देखिए, मैं जितने आपके सवाल का जवाब दिया, मैं इलेक्शन कमीशन के सामने गया। हमारे अध्यक्ष बिहार के अख्तर ईमान साहब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशनर हैं। क्या हमने अपनी जबान से ऐसा कुछ कहा है? तो हम नहीं, दूसरों का मत पूछिए, आप मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगा। आप दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, वो मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि बतौर सियासतदान, बतौर एक पार्टी प्रमुख, बतौर लॉ मेकर, आप देखिए, एक बात याद रखिए, चाहे इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या उनके कमिश्नर्स हो या हम जैसे पॉलिटिशियन हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो, हर एक का इकबाल होता है। उस इकबाल को बरकरार रखने की जरूरत है। हर दो को, सिर्फ एक को नहीं, हर दो को अपना इकबाल बरकरार रखने की जरूरत है। सर, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किए, क्या इशू था, क्या नहीं, देखिए, वो जो अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की जानें चले गई, जो गणेश की मूर्ति को लेकर जा रहे थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि जितने तार हैं इलेक्ट्रिक पोल्स को निकाल देंगे। फिर हाईकोर्ट में भी गए, हाईकोर्ट का भी कोई फैसला। हमने उनसे कहा कि सर,
आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए ताकि वो उस तमाम जो अनयूज केबल्स है उसको निकाल देंगे और हाइट 15 फीट पर रखेंगे। तो डिप्टी सीएम ने कहा कि हमने पहले 1 साल का टाइम दिया था, इन्होंने काम नहीं किया, तो हमने फिर से उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अब ये लोग जो टाइमलाइन आप देंगे वो सब जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने मेन रोड पे लाइंस को सही कर लिया, बाई लेन्स में और स्लम्स में हमको करना है। हमने डिप्टी सीएम साहब को बताया कि इसकी वजह से जो घर में बैठकर हमारी खवातीन महिलाएं काम करती हैं उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, स्टूडेंट्स को तकलीफ हो रही है, ट्रेडर्स को तकलीफ हो रही है, बहुत से लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है। तो हमने कहा कि इन द लार्जर इंटरेस्ट, आप पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में इनको एक आखिरी मर्तबा एक मौका दीजिए, टाइमलाइन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ के क्या कर सकता हूं देखकर उस पर एक्शन लूंगा। सर जी, एक सवाल और, ये आरजेडी नेता जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनकी तरफ से एक विवादित बयान आया है कि हिंदू भाइयों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, सेक्युलरिज्म क्या है, संविधान क्या है। और उन्होंने ये भी कहा कि बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे दुश्मनों को जो है एक साथ होना होगा। क्या इशारा उनकी तरफ से दिया जा रहा है छोटे दुश्मनों को एक साथ? नहीं, अब्दुल बारी साहब पिछला असेंबली चुनाव क्यों हार गए वो बता दिए ना, बिहार की जनता को बता दें। उनके खिलाफ जेडीयू का कोई यादव कैंडिडेट जीत गया था, वो क्यों हार गए, अब वो बता दें कि वो कौन उनसे दुश्मनी किया। अब ये देखिए, चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई हम क्या, कोई ये हम पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, अपोनेंट को हराना है। अब ये जो अब्दुल बारी एक सीनियर सियासतदान है, अब वही आपके सवाल का बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। उन्होंने तो एक मर्तबा कह दिया था कि मैंने अपने बच्चे से कहा कि भारत को वापस मत आओ, कहा था ना उन्होंने कहा था ये बात, फिर ये भी कह रहे हैं। तो नहीं मालूम, वो बड़े अक्लमंद और पुराने सियासतदान हैं, वो आपके सवाल का अच्छे तरह जवाब दे पाएंगे। आपकी तरह स्पोर्ट्समैन भी हैं। हाँ, आपकी तरह स्पोर्ट्समैन। देखिए, स्पोर्ट्समैन होना अलग अलग है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होना चाहिए। तो एक सवाल, ये राइटर बानू मुश्ताक जो है वो इनॉग्रेट करने वाले मैसूर, मेरे को नहीं मालूम इस बारे में। थैंक यू। थैंक यू। सर, 130वां जो संविधान संशोधन बिल को लेकर जो बात चल रही है, अपोजिशन प्रोटेस्ट भी कर रहा है, विरोध में क्या है? नहीं, देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, राइट? चाहे वो आईटी के हों, ईडी के हों, सीबीआई के हों। तो जब तक इनका इंडिपेंडेंटली अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये सस्पिशन, ये क्वेश्चंस बराबर अराइज होंगे कि ये सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यूपीए के टाइम पे वैसे ही था, अभी भी ऐसे ही है। हमारी पुलिस फोर्स को देख लीजिए आप, एक एसआई के पोस्टिंग से लेकर डीजीपी तक हर पॉलिटिशियन के रिकमेंडेशन पे या तो उसकी कास्ट के ग्राउंड पे होता है, रिलीजन ग्राउंड पे होता है। तीसरी बात यह कि हमने संविधान में यह कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी गाइडेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आर्टिकल है संविधान में। ये प्रपोज बिल ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। कैसा, ये तो क्लैश हो रहा है ना उस आर्टिकल से। दूसरी बात यह है कि अब रियलिटी को एक्सेप्ट करिए, कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकेगा? बताइए आप। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो पीवी नरसिम्हा राव को कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन सामने जाना पड़ा, मगर रिजाइन नहीं किया वो। अब यहां पर करना क्या है, गवर्नर, आप सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, गवर्नर अगर के राज में सिर्फ 4 या 5 मिनिस्टर्स को आप अरेस्ट कर लीजिए, सरकार गिर गई, सरकार बचेगी नहीं ना। तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? यूनियन टेरिटरी में तो पूरा होम डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। पूरा होम डिपार्टमेंट जो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, चाहे वो पुडुचेरी हो, दिल्ली हो, अब आप JNK ले लीजिए। तो फिर इंडिपेंडेंस कहां रहा? आप तो कंट्रोल करेंगे ना इनको।
सर लेकिन जिस किसी तोते को आपको पकड़ना है या किसी पिंजरे में डालना है तो ये खुद आपके कंट्रोल में रहेंगे, वो पिंजरे में पड़ जाएंगे। सिर्फ 4 या 5 मिनिस्टरों को पकड़ लीजिए, गया गवर्नमेंट चले गई, सरकार चले गई। लेकिन सर, तो नहीं सुनिए, आप इन तमाम चीजों को इंडिपेंडेंट कर दीजिए जिसमें कोई सरकार का रोल नहीं रहेगा, उंगली नहीं उठेगी ना आप पे। अगर आप वाकई में मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो जब मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो ये भी कानून डाल दीजिए कि जिस किसी को पकड़ा जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्टी में शामिल नहीं होगा। डाल दीजिए आप, इसको क्यों नहीं डालते आप? ये सब चीजें करिए ना, आपकी इंटेंशन, आपकी नेक नियति जाहिर हो जाएगी। सर जेपीसी का रास्ता खुला है। अभी हमारे एडिटर इन चीफ के इंटरव्यू में अमित शाह जी ने बोला है कि जेपीसी में जाएगा, जेपीसी में चर्चा होगी, जेपीसी में सारे पार्टियों के लोग हैं, तो उसमें आप बात उठाइए, चीजें होंगी। नहीं, आप मेरे पास आए तो मैं बोल रहा हूं ना, पार्लियामेंट में हमने ये कहा, जेपीसी में नहीं मालूम मैं मेंबर बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, स्पीकर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमको बनाइए, हम ये रखेंगे, मगर जेपीसी में जाएगा जरूर। वो तो लिखा हुआ था एजेंडे में कि इसको पार्लियामेंट की कमेटी को रेफर किया जाएगा, मगर ये जो हमारे एप्रीहेंशंस हैं इसका क्या होगा बताइए, उसका क्या करेंगे आप? भाई महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में आपने देख लिया क्या हुआ, हमारे एमएलएस को तोड़ दिया गया, बिहार में 4 एमएलएस चले गए, फिर आप कर्नाटका में क्या हुआ, हर जगह ऐसे ही हो रहा है। आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इंडिपेंडेंट कर दीजिए, इसमें कोई सरकार का रोल नहीं होगा, उनके अपॉइंटमेंट में पुलिस फोर्स में नहीं होगा, इंडिपेंडेंट कर दीजिए ना। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इसमें नहीं आती क्या? फिर बताइए आप, इसमें भी आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो अब आप यूएपीए में डाल देंगे किसी को, यूएपीए लगा दिए, बीएनडबलएस के और पीएमएलए के कई सेक्शंस हैं, आप डाल दीजिए, आराम से बैठिए, 30 दिन नहीं 3 महीने बेल नहीं होगी, 3 महीने बेल नहीं होगी। जब क्या करेंगे आप? अच्छा, आपको केस लगाने की जरूरत, डिटेन कर लीजिए आप, डिटेन के पावर्स हमारे हमने बीएनडबलएस में है, बीएनएस में है, डिटेन कर लीजिए, 30 दिन चला गया वो। ये बात समझने की जरूरत है। सर एसआईआर का मुद्दा अभी भी चंद्रबाबू नायडू हो या फिर बाकी जिस तरीके से दिल्ली गिरफ्तारियां भी हुई है और काफी लंबे समय तक भी वो भी जेल में रहे, आपको क्या लगता है कि उनकी नहीं, अगर चंद्रबाबू नायडू को आज पकड़ लिए, जैसा जगन के दौर में उनको पकड़ा गया था, तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे ना। अच्छा, वो केस आज भी उनके ऊपर है, वो केस चल रहा है। अगर फर्ज करिए उनकी बेल कैंसिल हो गई और वो 30 दिन जेल में रहे तो क्या होगा? नायडू जी तो चले गए, टाटा बाय बाय हो गए वो। तो ये चीजें हैं ना, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। भाई आप ये बताइए कि कोई चीफ मिनिस्टर जनता को जवाब दे रहेगा या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जवाब दे रहेगा? मेरी जवाबदेही जनता से रहेगी। और ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रेव वायलेशन है। एग्जीक्यूटिव चाहता है कि लेजिस्लेचर कंट्रोल करे। देखिए, अगर कोई मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री को या तो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट रूल लगा सकते या फिर उस विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटा सकते आप। यहां तो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज कर देंगे काम, नो कॉन्फिडेंस की भी जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंशियल प्रोमलगेशन की भी जरूरत नहीं है। तो ये अनइलेक्टेड डिक्टेटरशिप हो जाएगी, फिर ये तो पोलिस स्टेट बन जाएगा। इसीलिए मैंने पहले कहा, आज भी कह रहा हूं, ये हमको याद दिलाता है 1933 में जब गेस्टापो बना था, पुलिस स्टेट हो जाएगा पूरा। अगर कोई मुख्यमंत्री अगर किसी अधिकारी से कहेगा कि भाई आप हमारी ये गारंटीज है या कुछ है, हमने जनता को प्रॉमिस किया, वो नहीं करेगा, बोले आप कौन होते? तो फिर मेरी जवाबदेही किसको है? चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर जवाबदेही जनता को नहीं चाहिए। थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है, ये डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता है। तो इसलिए हम इस बिल्स की मुखालिफत की। सर एसआईआर का मुद्दा अभी भी है, अब चुनाव, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, आपकी पार्टी। देखिए, मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट किया कि 2002-03 में जब 7 प्रदेशों में उस वक्त एसआईआर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाया था, वो 243 डेज तक चला। आज का एसआईआर सिर्फ 97 डेज, आप समझ लीजिए। और दूसरा क्या है कि वो उसमें कोई सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं पूछा गया उन लोगों को
जिनका ऑलरेडी नाम वोटर लिस्ट में है। तीसरा, उसमें एपिक कार्ड्स को बड़ी सेंट्रलिटी दी गई थी। आज आप इस पूरी एक्सरसाइज को सिर्फ 97 डेज में कर रहे हैं। यही इलेक्शन कमीशन ने 2002-03 में, और आज आप 11 डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, जब तो कुछ नहीं पूछा आपने। कैसे होगा बताइए। और आखिरी बात, नाम जिन लोगों के नाम नहीं आए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज चेक करेंगे, मगर पूरी जिम्मेदारी तो ईसीआई की है ना। एक्सरसाइज तो ईसीआई कर रहा है, और हमको इस बात का पूरा एप्रीहेंशन है, बल्कि यकीन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो आप उनके डॉक्यूमेंट्स मेमोज देखेंगे, उन्होंने कह दिया बीएलओ को कि अगर आप 3 मरतबा गए और वो नाम नहीं मिला आपको, तो एईआरओ और ईआरओ उस शख्स को फॉरेनर्स सिटीजनशिप एक्ट 1950 में आप उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भिजा सकते। ईसीआई का कोई मैंडेट नहीं है सिटीजनशिप चेक करने का, ये तो मिनिस्ट्री होम अफेयर्स का है। तो यही चीजें हमको परेशान कर रही हैं। सर, एक चीज, आप एक सियासतदान हैं, एक पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं और एक लॉ मेकर भी हैं। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया जा रहा है, निशाना भले ही केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी है, लेकिन जिस तरीके से इमेज को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन की,